सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे और आंसर करने के टेक्निक देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, उसकी पहले थ्योरी जान लो। उसकी पहले थ्योरी जान लो। थ्योरी क्या है? देखो, क्वेश्चन की थ्योरी ये है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर करंट होता है आई और मान लो इसका रेडियस है आर, ठीक है, और एक सर्कुलर कॉइल के लिए एंगल जो है ना, एंगल होता है 2 पाई। एंगल होता है 2 पाई। आपको पता होगा सर्कल के लिए एंगल 2 पाई होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर सर्कुलर कॉइल हो, करंट है आई, रेडियस है आर और एंगल है 2 पाई, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर सी मतलब सी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों के आई थीटा आर। के आई थीटा आर। तो बेटा ये थ्योरी है, तो ध्यान रखना है आपको। अब ये फॉर्मूला बहुत ही गजब है। अब क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन है एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर जिसके 100 टर्न्स है। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है 100 टर्न्स है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर सेंटीमीटर की जगह पर हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन है कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। यहां पर करंट है 0.40 एम्पियर। ओके, यानी इसके अंदर करंट भी है। ओके, कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ये फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहां पर हमें ये लिखना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू के आई थीटा आर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है और के की वैल्यू, सुन लो, अब ये गलती मुझसे भी हो जाती है, आपको इसलिए बता रहा हूं। जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो यहां पर के की वैल्यू 10 की पावर -7 होता है, और ये जो के को हम ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो भाई ये गलती मत करना, ये गलती मुझसे भी हो जाती है कई बार, मैं के की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला यहां डाल देता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो के की वैल्यू लेनी है 10 की पावर -7, करंट की वैल्यू कितनी लेनी है 0.4 लेनी है, एंगल की जगह पर लेना है 2 पाई, और रेडियस की जगह पर क्या लोगे, रेडियस की जगह पर लोगे ये 8 इंटू 10 की पावर -2। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन हो गया। आपको ये समझना है कि जो वायर का कॉइल है, कॉइल 100 टर्न्स है इसमें, 100, ये जो टर्न्स है 100 है, 100, ये 100 है, एक नहीं है, 100 टर्न्स है। तो यहां पर आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन का मतलब है 100। और जब इस सबको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। देखो, अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, प्यारे बच्चों, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसका आंसर जो पहले से निकाला हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो इसका आंसर होता है प्यारे बच्चों 3.14 10 की पावर -4 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। बोलो सबको क्लियर है? कमेंट में छपा छप मारो कि सर क्लियर है, क्लियर है सर, मुझे आ गया। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। का आवाज आ रहा है? ठीक है, सुनो। क्वेश्चन है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, यहां पर लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट होता है, लॉन्ग मतलब काफी लंबा। एक इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर है, तो उसके किसी पॉइंट पर, किसी आर डिस्टेंस पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, यहां पर किसी भी आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी आर डिस्टेंस पे, यानी कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर जो करंट है 35 एम्पियर है। क्या बात है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अब यहां से 20 सेंटीमीटर दूर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बस यहां पर क्या क्या खास बात ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करने के लिए 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे। और करंट हमें पता है, तो इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। अब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आप बोलोगे सर कि बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब प्यारे बच्चों, इसका एक और आसान तरीका बताता हूं। देखो, इस फॉर्मूले के लिए आप एक दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो? अगर आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखो, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ये बन जाता है के, ये बन जाएगा के, और ऊपर हो जाएगा 2i अपॉन में आर। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाता है आसान। क्यों? क्योंकि इस के की वैल्यू जो है ना, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से ना, ये पूरी वैल्यू, इस पूरे वैल्यू को हम के बोलते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई उसको हम के बोलते हैं। अब के क्या होता है, 10 की पावर -7। यहां पर के जो है 10 की पावर -7 होता है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखिए 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, करंट की जगह पर 35, और डिस्टेंस की जगह पर ये
20 इंटू 10 की पावर -2। अब प्यारे बच्चों इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा टेस्ला में। इसका आंसर कमेंट कर दो छपाक से, अरे छपाक से कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब प्यारे बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है इसको एक बार देखो और खुद से पढ़ने की कोशिश करो, खुद से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। पहले तो देखो ये हम नॉर्थ मानते हैं, ये साउथ मानते हैं, ये ईस्ट मानते हैं और ये वेस्ट मानते हैं, क्योंकि यहां पर ना डायरेक्शन की बात की गई है नॉर्थ वर्थ। तो लिखा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। कोई वायर है सपोज करो, उस वायर में जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट है, ओके। करंट कितना 50 एम्पियर का है, करंट जो है 50 एम्पियर है, लिख लेते हैं कि करंट है 50 एम्पियर, ओके। गिवन ऐसे लिख लेना कि भैया हमें गिवन क्या है, गिवन है करंट 50 एम्पियर, वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट में, ईस्ट मतलब इस तरफ 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सेम, अब जैसे बोला गया कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है लॉन्ग, तो इसके लिए मैंने आपको अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला था के इंटू 2i अपॉन में आर, अगर आपको याद हो तो। एक वायर के लिए मैंने आपको इजी फॉर्मूला बताया के इंटू 2i अपॉन में आर। हमने कहा इस फॉर्मूले को ऐसा हम बना लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से आप मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। के की वैल्यू होगी 10 की पावर -7, 2 की जगह 2, आई की जगह पर 50 और डिस्टेंस है 2.5, तो आप यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। लेकिन अब कहा गया है कि आपको डायरेक्शन भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिए। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी हमारे हाथ में कोई वायर हो, सुनते रहना, जब भी हमारे हाथ में कोई वायर हो तो वायर के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, वायर के लिए जो करंट है ना, करंट वो बनेगा थंब। अब ये राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड, जो राइट हैंड है उसकी समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो करंट है वो थंब बनेगा, और जो फिंगर्स होंगी, फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, बी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कैसे देखो, अगर करंट इस तरफ है, थंब क्या होगा, थंब नीचे रखना है राइट हैंड का थंब, तो फिंगर हमें इस पॉइंट की तरफ फिंगर करना है, इस पॉइंट की तरफ फिंगर करना है, फिंगर। तो अगर थंब मेरा नीचे है तो फिंगर इस तरफ, डिस्टेंस की तरफ। अभी मैं सॉरी, मैं भी थोड़ा ठीक से बता दूं तुम्हें, थोड़ा तुम ठीक से नहीं समझे हो, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं डायरेक्शन का खेल सारा। देखो एक्चुअली में जो बायट-सावर्ट लॉ है ना, बायट-सावर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है कुछ ऐसा होता है के, ठीक है, के आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। अब यहां पर क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है प्लीज, यहां पे प्लीज थंब जो है करंट होगा और आर जो है वो फिंगर होगा बेटा, ये ध्यान देना प्लीज। आर मतलब जिस तरफ हम कैलकुलेट कर रहे हो फिंगर होगा, और बच गया पाम जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, देखना। अब देखो दोबारा ध्यान से, बेसिकली ऐसा होता है, ये होता है पी, ये होता है टी और ये होता है एफ। जहां पर पी का मतलब पाम, टी का मतलब थंब और एफ का मतलब होता है फिंगर। जहां पर ये आई और डीएल एक ही जैसा होता है। कुल मिलाकर याद रखो कि करंट जो है वो थंब से पता लगेगा, आर जो है फिंगर से पता लगेगा, और पाम से मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगा, वो भी राइट हैंड से। तो प्यारे बच्चों थंब, पहले थंब की बात करते हैं, थंब, तो थंब ऐसे होगा नीचे, फिर आर का मतलब होता है फिंगर, आर हमारा इस तरफ, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, तो थंब इधर और फिंगर उस तरफ। देखो थंब नीचे और फिंगर उस तरफ, तो पाम किस तरफ है, पाम है बाहर, पाम देखो पाम किस तरफ है, पाम तुम्हारी तरफ है, पाम इसको बोलते हैं पाम, ये पाम है, पाम तुम्हारी तरफ है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी देखते रहो, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। दोबारा देख लो, थंब कर लो करंट की तरफ, थंब, फिंगर कर लो आर की तरफ, फिंगर कर लो आर की तरफ। तो जो पाम है बाहर की तरफ है, पाम बाहर की तरफ है, ये हथेली बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड। पाम हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्लियर है तो कमेंट करो, क्लियर है तो कमेंट करो, और इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताना क्या होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ये आपका आर है, तो कैसे करोगे, करंट थंब, फिंगर इधर, तो पाम अंदर है, पाम अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहां पर, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। फटाफट बताओ, समझ में आ गया, फटाफट बताओ। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है, ये पावर लाइन है जिसमें करंट है 90 एम्पियर, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, इधर करंट है कितना 90 एम्पियर। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। कह रहा है इस लाइन से 1.5 मीटर नीचे, 1.5 मीटर नीचे। तो देखो मैग्नीट्यूड निकालना मैं सिखा चुका हूं, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना होता है, 2 इंटू के इंटू आई अपॉन में आर। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना और के की वैल्यू 10 की पावर -7 होगी। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या बताया मैंने, राइट हैंड का जो थंब है, थंब होगा करंट की तरफ और फिंगर होगा आर की तरफ। तो पाम आ रहा है बाहर, देखो करंट की तरफ थंब, फिंगर नीचे, तो पाम आ रहा है बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटसाइड होगा प्यारे बच्चों, आउटसाइड। इसको प्लीज फील करना। अगर करंट इस तरफ है और फिंगर नीचे, फिंगर आर की तरफ, तो पाम बाहर की तरफ आ रहा है, पाम बाहर आ रहा है। देखो पाम समझना, ये रहा देखो, पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज कमेंट को गीला करो कि समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो हमारे पास कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट इतना, मेकिंग एंगल इतना विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड लिखी है मैंने, वैल्यू लिखी है, टेस्ला यूनिट होती है, टेस्ला इज यूनिट। अब कह रहा है कि एक वायर है, ये एक वायर है बेटा, ये दिस इज अ वायर, ये एक वायर है, ठीक है, वायर है जिसमें करंट है 8 एम्पियर। सपोज करो करंट है इसके अंदर 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर का करंट है इसके अंदर, 8 एम्पियर। लेकिन कह रहा है कि मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमें निकालना है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो प्यारे बच्चों जब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। जब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो हम बोलेंगे देखो यहां पर जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा हमारा BIL sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, S वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। तो उसी को ऐसे खोल के लिखेंगे ना, क्रॉस की जगह पर आएगा sin थीटा। तो यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, B की वैल्यू है 0.15, ये रहा। करंट की वैल्यू है प्यारे बच्चों 8 एम्पियर, और लेंथ की जगह पर कितना लिखे, तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया ही नहीं है, तो लेंथ को L रहने दो, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, क्वेश्चन की सबसे खास बात है उसने बोला है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी हमें F/L निकालना है। F/L का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ प्यारे बच्चों। तो F/L कितना हो गया, 0.5 इंटू 8, 0.5 इंटू 8 इंटू साइन 30, साइन 30 1/2, 15 चौके 60, 6 आएगा आंसर, 6 न्यूटन पर मीटर। आई होप इसका आंसर यही आना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन बहुत फास्ट किया है। यानी आप एंगल वाले क्वेश्चन भी समझ गए कि जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट कमेंट में पानी गिराओ। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझना ध्यान से। लिखा है 3 सेंटीमीटर वायर जिसमें करंट है 10 एम्पियर इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसको समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। अगर ये कोई सोलेनॉइड है, समझना, अगर ये कोई सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे माना जाता है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है और इसी को एक्सिस भी कहते हैं, यही इसका एक्सिस है। और इसका एक्सिस ये होता है बेटा, ये एक्सिस है, एक्सिस, ये इसका एक्सिस है। सोलेनॉइड का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है। तो देखिए लिखा हुआ है इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इतना है 0.27 टेस्ला, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.27 टेस्ला और ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का। यहां तक बात क्लियर है, और यही सोलेनॉइड की एक्सिस होती है। अब प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट है, वो सोलेनॉइड में परपेंडिकुलर रखा गया है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के, यानी ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे समझना ध्यान से, ऐसे रखा हुआ है किसी वायर को जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर। यानी इस बार क्या हो रहा है, अगर इसके अंदर करंट कितना है, करंट है 10 एम्पियर, तो यहां पर इस बार 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी वायर पे, किसी वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, और यहां पर साइन 90 डिग्री बनेगा, यहां पर साइन 90 डिग्री बनेगा। तो प्यारे बच्चों जैसा उसने बोला है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है,
तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बी की जगह पर है 0.27, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है सोलेनोइड का, करंट की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? करंट है 10 एम्पियर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2 और साइन 91। तो बेटा मैंने सेंटीमीटर को मीटर में किया है 10 की पावर -2 लगा के। क्या बोलते हो? क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4.7, चौथे चैप्टर का 7वां क्वेश्चन हम सोच रहे हैं करने का। क्वेश्चन है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर, दो स्ट्रेट वायर है ए एंड बी, करंट है 8 एम्पियर 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन में, करंट है 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है जी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए। कह रहा है बताओ इसके ऊपर जो फोर्स है, समझना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों फोर्स, ऐसे निकालना है हमें निकालना है फोर्स हमें निकालना है फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी, इसको बोलेंगे ऑन ए। तो सुन लो, अगर कभी भी ए पर फोर्स निकालना है तो सुन लो, अगर हमें ए पर फोर्स निकालना है तो ध्यान रखना कि ए पर फोर्स लगाएगा कौन? ए पर फोर्स बी लगाएगा, बी ए पर फोर्स बी लगाएगा बेटा। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो बी का लेंगे, समझो, ए पर फोर्स बी लगाएगा तो हम बी का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। कुल मिला के कहानी यह है कि अगर आप फोर्स ए पर निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बी का लेना होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले वायर का लेना होता है। मान लो ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर और ये सेकंड वायर है, समझना ऐसे। अगर आप निकाल रहे हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ठीक से पढ़ो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर पहली वायर पे फोर्स लग रहा है, अगर पहली वायर पे फोर्स लग रहा है तो लगा कौन रहा है? लगा रहा है दूसरा वायर, तो दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर का आएगा, और करंट भले ही पहले वायर का रहेगा और लेंथ भी पहले वायर का ही रहेगा। यानी जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसी का, देखो फोर्स अगर 1 पर लग रहा है, 1 पर, तो करंट 1 का होगा, लेंथ 1 का होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर का होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का होगा, क्योंकि फोर्स लगा कौन रहा है? लगा रहा है ये बंदा, यानी जो बंदा फोर्स लगाता है उसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोला है ना आपको किस पर निकालना है? फोर्स ऑन वायर ए। अगर मुझे ए पर फोर्स निकालना है तो ए पर लगा कौन रहा है? बी लगा रहा है, बी, यानी हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो B2 हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एक वायर के लिए, सुन लो, किसी एक वायर के लिए किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बहुत देर से हम जान रहे हैं, 2KI/R। किसी भी वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक्चुअली में ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ऐसा बच जाता है। तो फटाफट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। 2 इंटू K की वैल्यू 10 की पावर -7, करंट, सेकंड वायर में करंट कितना है? 5 एम्पियर, इस वायर का करंट लेंगे ना हम मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की वजह से निकाल रहे हैं, तो सेकंड वायर का करंट होगा 5, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इस यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2.5, क्योंकि 10/4, और ये हो गया 10 की पावर ऊपर जाके प्लस, यानी -5। तो बेटा ये तो हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हमने निकाल लिया कि दूसरा वायर पहले वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो जी अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो F12 की जगह पर क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड। तो सेकंड वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया? वो 2.5 10 की पावर -5, 2.5 10 की पावर -5। करंट यहां पर है फर्स्ट वायर का, जो कि है 8 एम्पियर, और लेंथ उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर लेना है, तो 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। अब इसको सॉल्व करना, आंसर न्यूटन में आएगा। फटाफट मुझे कमेंट करो कि समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करो कि समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, अब ये काफी इंपॉर्टेंट समझदारी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्लोजली वाउंड सोलेनोइड। हमारे पास एक सोलेनोइड है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है भाई, एक सोलेनोइड है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग, 5 लेयर्स है, ऑफ 400 टॉन्स ईच। अब ये समझना है, देखो एक लेयर में है 400 टॉन्स, समझना, एक लेयर में है 400 टॉन्स, देखो बोला ना, ईच में है 400 टन, और कितने लेयर है टोटल? 5 लेयर है। तो भैया 5 लेयर में कितने होंगे? तो 5 लेयर में कितने होंगे? 5 लेयर में होंगे बेटा 2000। कैसे? देखो एक लेयर में 400, तो 5 लेयर में कितना होगा? 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, तो 2000 जाएगा ना, 2000। अरे गधो, एक लेयर में 400 टन, तो 5 लेयर में 2000। ए यार
400 400 400 400 400 यानी 2000 टर्न होगा। एक लेयर में 400, 2 लेयर में 800, 3 लेयर में 1200, 4 लेयर में 1600, 5 लेयर में 2000। अच्छा, तो एक्चुअली में हमने नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिए कि एक लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स है 400, तो 5 लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स है 2000। ओके जी। फिर क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है इसकी 1.8 सेंटीमीटर। ओके, इफ द करंट इज इतना, ओके करंट है भाई, करंट है 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। देखो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू में आई, और आपको सब कुछ पता है। क्या क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये सुन लो। देखो 10 की पावर -7 का मतलब होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो 4 पाई वहां भेज दोगे तो आपको म्यू नॉट मिल जाएगा। तो 4 पाई 10 की पावर -7 हमारा म्यू नॉट होता है। एन की वैल्यू पता है हमें 2000, और एल कितना है? एल है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 कर दो, तो 80 इंटू 10 की पावर -2। और करंट की जगह पर क्या लिखोगे? जो भी दिया हुआ है। करंट कितना है? 8 लिख दोगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आंसर आपका टेस्ला में आएगा। बोलो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? सबसे इंटरेस्टिंग ये वाली बात थी, बोला कि 5 लेयर है और एक लेयर में 400, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर समझदारी से निकालना था। बोलो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। ओहो हो, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि मजा ही आ जाए। अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्क्वायर कॉइल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर टफ पेपर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 20 टर्न्स कैरी अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। अच्छा ठीक है, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। अब ये भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इसको फील करते हैं। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों एक कॉइल है, उस कॉइल को लटकाया गया है। उस कॉइल को ऐसे लटकाया गया है, समझना ध्यान से। उस कॉइल को ऐसे लटकाया गया है, उस कॉइल को इस प्रकार से लटकाया गया है, समझना कि उसका जो नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है वो 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो लिखा है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड है इसका 10 सेंटीमीटर, जिसके अंदर 20 टर्न्स है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स है 20। इसके अंदर करंट है 12 एम्पियर, इसके अंदर करंट है 12 एम्पियर। एक कॉइल जिसका साइड इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, करंट इतना है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कॉइल को ऐसे लटकाया गया है, वर्टिकली लटकाया गया है। मान लो यहां से बांध के हमने लटका दिया, यहां से बांध के हमने लटका दिया, कॉइल को ऐसे लटकाया गया है नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहां पर नॉर्मल टू द प्लेन किसे बोलते हैं, ये सीखने वाली बात है। ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है ये बेसिकली एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है 30 डिग्री बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है 0.80 टेस्ला। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब देखिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, होता है निब्बा साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा। जहां पर ये जो एंगल है हमारे बी और ए के बीच का एंगल है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है 20। आई का मतलब है करंट, और करंट है बेटा 12 एम्पियर। ओ भाई साहब 12। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.80। अब ए का मतलब होता है एरिया, ए का मतलब होता है एरिया, एरिया होता है बेटा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है? साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 ये जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों हमें जो है ना मीटर में करना है, तो ये होगा 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर आएगा देखो 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर आएगा। देखो सीएम का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से जो आंसर आएगा -4 2, तो एरिया की जगह पर लिखेंगे हम 100 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि -2 का स्क्वायर होगा। और साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे हम साइन 30। और प्यारे बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको टॉर्क मिलेगा, टॉर्क। तो प्यारे बच्चों आप इजीली टॉर्क निकाल सकते हो, और ये काफी गजब का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। बोलो इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? सो प्यारे बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखो लिखा है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो 2 कॉइल्स है,
एक कॉइल का नाम है M1, एक का नाम है M2। कह रहा है उनका रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी R1 की वैल्यू है 10 ओम और नंबर ऑफ N1 की वैल्यू है 30। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। और एरिया जो है, एरिया वो है 3.6 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एरिया जो दिया हुआ है वह है 3.6 10 की पावर -3। और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है B1 वो दे रखा है 0.25 टेस्ला। क्वेश्चन है कि R2 रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड, R2 है अपने पास 14 ओम और नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, एरिया इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है। क्वेश्चन है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दोनों का सेम है, के कैन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी IS, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA के। ये बेटा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो यानी दूसरे वाले का भी करंट सेंसिटिविटी लिखना पड़ेगा, जो कि होगा NBA। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो उसने बोला है कि सेम है। तो यहां पर उसने बोला है कि स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, यानी जब हम रेशियो लेंगे तो के से के कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा I1 by I2 इज इक्वल टू N1 B1 एरिया 1 N2 B2 एरिया 2, N1 B1 A1 N2 B2 A2। तो आपको सब पता ही हुआ है, N1 B1 A1 B2 A2 N2 सब पता है। आप यहां से इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, यानी करंट सेंसिटिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब प्यारे बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने निकाला है पहले वाले का सेकंड वाले से, फर्स्ट और सेकंड का निकाला है, तो आप सेकंड और फर्स्ट का भी निकाल सकते हो, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा N2 B2 A2 N1 B1 A1। तो ये आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट अपॉन में सेकंड भी लिख सकते हो और सेकंड अपॉन में फर्स्ट, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि M2 by M1 निकालना है आपको, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड किया। तो अभी हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी पढ़ा है, अब हम निकालेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है समझिएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है N1 B1 A1 K विथ R1, यानी कि N1 B1 A1 R1 K1। और दूसरे वाले का निकालेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसका हो जाएगा N2 B2 A2, यहां पर आ जाएगा R2 और यहां पर K2, यानी यहां पर बस R आ जाता है R। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सही है ना सब कुछ। एक बार चेक कर लूं, V इज इक्वल टू IR। हाँ ठीक है, तो I की जगह पर लिख सकते हैं V बाई R। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेक करने दो कि मैंने फॉर्मूला सही लिखा नहीं लिखा, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला सही है NBA। तो V इज इक्वल टू IR, तो V बाई R इज इक्वल टू NBA। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन। एक मिनट गाइस, है ना, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला एक मिनट में ड्राइव कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही लिखा था, सही लिखा था। एक्चुअली मैंने ड्राइव कर लिया मैंने, क्योंकि कई बार हम लोग ने डेरिवेशन से, टीचर्स लोग डेरिवेशन से ही करते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आएगा NBA अपॉन में K। तो पहले वाले का हो जाएगा N1 B1 A1 K1 और यहाँ पर R1, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा N2 B2 A2 अपॉन में K2 R2। अब K तो सेम है, डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखने वाली चीज है। देखो अगर हम V1 by V2 निकालेंगे, V1 by V2, तो आंसर क्या आएगा, देखो जब हम V1 लिखेंगे ना तो ये R2 by R1 हो जाएगा, यहाँ पर R2 by R1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये N1 B1 A1 और ये हो जाएगा N2 B2 A2, क्योंकि देखो ये R2 पलट जाएगा, इस नीचे है ना बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज आपको पता है, आपको पुट करना है और आपका रेशियो मिल जाएगा। वैसे रेशियो में हमें निकालना क्या है, रेशियो में हमें V2 by V1 निकालना है, तो आप चाहो तो V2 by V1 भी निकाल सकते हो, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा N2 B2 A2 N1 B1 A1 और ये हो जाएगा आपका R1 by R2। कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन मेन फॉर्मूले का खेल है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, NBA by K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का NBA, K के बगल में रेजिस्टेंस, यानी K के बगल में रेजिस्टेंस होगा तो उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है 4.11। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ चैम्बर, एक चैम्बर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, एक चैम्बर में इतना मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 G, जहां पर G का मतलब होता है गॉस और 1 G का मतलब होता है 10 की पावर -4। ध्यान रखना, 1 G, इस G की जगह पर हमें लिखना होता है 10 की पावर -4। तो 1 गॉस इज 10 की पावर -4 टेस्ला।
तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो गॉस में दिया हुआ है, तो पहले उसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। तो 6.5 जी की जगह पर 6.5 × 10⁻⁴ जी इज मेंटेन्ड इन एक चैम्बर के अंदर। एक चैम्बर के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया गया है। ये कोई चैम्बर है जिसके अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मेंटेन किया गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन को इतनी स्पीड से डाल दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है 4.8 10⁻⁶ नॉर्मल टू द फील्ड। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे वेलोसिटी दी गई है, ऐसे 90 डिग्री नॉर्मल टू द फील्ड। अब जब भी किसी इलेक्ट्रॉन पे या जब भी किसी पार्टिकल को 90 डिग्री पर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। ये सर्कुलर पाथ क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ना मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका पाथ सर्कुलर होता है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। तो हम यहां पर बताएंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से उसका जो पाथ है वो सर्कुलर बन जाता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। हमें इस सर्कल का प्यारे बच्चों रेडियस निकालना है, सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का हम रेडियस कैसे निकालेंगे, ये खास बात है। तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए हम एक दिमाग लगाते हैं। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये समझिए। तो यहां पर जो सर्कुलर, ये जो सर्कल है, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, QVB के बराबर। और यहीं से V से एक V कट जाएगा और रेडियस की वैल्यू आएगी mv/qb इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी बाई QB। यानी अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं। क्योंकि यहां पर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर जो मास है उसकी जगह पर लिख दोगे 9.1 10⁻⁻31 kg, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है, आपको एग्जाम में दिया होगा। इसकी स्पीड दी हुई है, हमें स्पीड दी हुई थी कुछ 4.8 10⁻⁶, 4.8 10⁻⁶, और डिवाइड करेंगे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रही 6.5 10⁻⁻4। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रेडियस। इस पूरे को सॉल्व करके आपको रेडियस मिलेगा, और सब कुछ यहां दिया हुआ है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अच्छा, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको 1.5 लेना है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.5 लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पर 1.6 होता है। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था समझदारी के हिसाब से। अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन में ना बेटा, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस। तो एक सर्कल में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है इतना 2πr, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड में टाइम निकलता है। अब अगर हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, आप तो बोलोगे सर ये सब तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बेटा इनके ना फॉर्मूले होते हैं सीधा, इनके सीधे फॉर्मूले होते हैं। मैं तो आपको फिर भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कमफ्रेंस अपॉन में स्पीड। और जैसा कि हमें पता है सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²r, जो कि QVB के बराबर होता है। यानी जिस बंदे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहां से ना हम v निकालेंगे बड़ी चालाकी से। तो v जो आएगा वो आएगा QBr/m, v, और इस v को यहां पुट करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है 2πr अपॉन में v, जो कि है QBr अपॉन में m, जो कि m ऊपर चला जाएगा, r से r कट जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2πm/QB। तो बेटा ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, कि सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी कितना होता है। देखो ये सब तो मैंने फालतू चीजें करी है, बकवास। बेसिकली आपके सिलेबस में ये याद रखना है आपको, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी पता क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा QB/2πm। तो ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है कि 4.11 में जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है, जो ये सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन है, इस सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगा, हम चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, 2πm इस सबको डालेंगे तो निकलेगा। अब इसमें डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड, तो भैया फ्रीक्वेंसी में कोई स्पीड नहीं है भैया। फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी में है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, 2π एंड मास है सिर्फ। तो आप यहां पर ये वैल्यूज पुट करना, जैसे हमने पीछे चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू दे रखी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो पीछे वाली सारी वैल्यू जहां पुट करोगे तो आंसर आएगा। तो प्लीज आप ये बात ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना फ्रीक्वेंसी रेडियस पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी या रेडियस किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखो एक सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स है, यानी n की वैल्यू 30 है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 × 10⁻⁻2 मीटर। करंट है 6 एम्पियर, करंट है 6 एम्पियर। सस्पेंडेड वर्टिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को ऐसे लटकाया गया है कि ये जो कॉइल का नॉर्मल है, कॉइल का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर होता है। देखिए नॉर्मल ऑफ द कॉइल का मतलब होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ध्यान रखना।
नॉर्मल का मतलब होता है एरिया वेक्टर मेक 60 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा होता है निब्बा साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा होता है टॉर्क का फॉर्मूला। आपको एन पता है, आई पता है, बी पता है, एरिया निकाल सकते हो। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आप एरिया निकाल सकते हो, और साइन थीटा भी पता है साइन 60 डिग्री, यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हो, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इसका बी पार्ट देखो, बी वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वर रिप्लेस्ड बाय प्लेनर ऑफ सम इरेगुलर शेप। कह रहा है अगर इसका शेप कुछ और हो जाए, सर्कल की जगह कुछ और हो जाए, मान लो मैं कहता हूं ऐसा शेप हो जाए, या इरेगुलर शेप हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए शेप, तो शेप चेंज होने से आपका आंसर क्या बदल सकता है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला, उसमें एन आता है, आई आता है, ए आता है, ठीक है, बी आता है, समझना ध्यान से, बी आता है साइन थीटा। जब तक नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होगा आंसर चेंज नहीं होगा, जब तक करंट चेंज ना हो आंसर चेंज नहीं होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो आंसर चेंज नहीं होगा, जब तक एरिया चेंज ना हो आंसर चेंज नहीं होगा, जब तक एंगल चेंज ना हो आंसर चेंज नहीं होगा। तो अगर सेम एरिया इसने बोला है तो एरिया तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां सेम ही होगा, करंट भी सेम ही होगा, नंबर ऑफ टर्न भी सेम ही होगा, एंगल भी सेम होगा, तो टॉर्क भी सेम ही रहेगा। यानी शेप चेंज करने से टॉर्क पर कोई चेंज नहीं आता, शेप से टॉर्क का कोई मतलब नहीं है। अगर भैया आप एरिया चेंज कर दोगे तभी टॉर्क चेंज होगा, यानी ऊपर और नीचे आंसर सेम रहेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं।